राय सर, ये जो कह रहे हैं अरुण जी ने बहुत तफसील से चीजें कह दी हैं। मैं सोचता कुछ चीजें अगले चरण में पूछूंगा, वो मेरे पास है, एक्स है जो अभी आया है ताजा एक्स। क्या ये केवल शाह की हार है, मात है, या मोदी? इसके दोनों तो वो दो जिसमें एक जान तो वही। गुजरात के लिए क्या कुछ संकट बढ़ रहा है? क्या झोला वास्तव में उठकर जब वापसी, आप हमेशा कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई हम सहन कर लेंगे, किस और जा रहा है देश, किधर ले जा रहा है बीजेपी को? ये खत्म है, गेम ओवर टाइप की स्थिति बनती दिखती है क्या आपको, राजेश? नहीं, 2014 में स्थापित हुई मोदी भाजपा को ओरिजिनल भाजपा ने इंडिया गठबंधन के समर्थन से ये मान लिया। ये सीधा मैसेज है इसका। और ये जो हुआ है, ये पहली घटना नहीं है जो अमित शाह की हार हुई है। गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े चुनाव, इफ्को का जो चुनाव था, उसके अंदर अमित शाह के राइट हैंड माने जाने वाले बिपिन पटेल, जिसको बिपिन गोता के नाम से पूरा गुजरात जानता है, उसको मैदान में उतारा गया था। और जो दिलीप संघानी है और जयेश रादड़िया, दोनों ने जो है, उनकी पैनल ने उनको हरा दिया था। तो गुजरात के अंदर भी, और उसको जो बिपिन गोता लड़ रहे थे, उसको पार्टी का मैंडेट दिया हुआ था। यहाँ पर यह परंपरा शुरू हुई है कि कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर भी पार्टी जो है मैंडेट देती है। तो उसको मैंडेट दिया गया था। सामने जो खड़े थे उन लोगों को पार्टी का मैंडेट नहीं था, यानी कि सीधा स्पष्ट था कि पार्टी का कैंडिडेट कौन है। और वो पार्टी के कैंडिडेट के रूप में बिपिन गोता को उतार के एक मैसेज दिया था अमित शाह ने कि भाई ये मेरा आदमी है, तो सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। और अमित शाह का एक स्टाइल रहा है, वो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते। पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स के चुनाव हो, वो गुजरात के कोई छोटी सी डेयरी का भी चुनाव हो, तो अमित शाह जो है उस पर इंटरवीन करते हैं, उसको संभालते हैं उस चुनाव को। पूरे गुजरात के जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, उसके ऊपर हाल जो नरहरी अमीन साहब है, जो पहले कांग्रेस में थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में है, उनके भाई का दबदबा था। नरहरी अमीन का गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन पर दबदबा था। अमित शाह ने ये दोनों जगह से खुद ने जो है उस सेक्टर के अंदर चुनाव भी लड़े हैं। आज जय शाह जो है, वो सबसे पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़े थे, तो वहां से नरहरी अमीन को हटाया। उनके भाई जो घनश्याम अमीन थे, वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर दबदबा था, उनको हटाया। तो सारे जितने भी चुनाव होते हैं, अमित शाह जो है वो दिल्ली में होने के बावजूद भी आज भी गुजरात के छोटे छोटे चुनाव के अंदर भी जो है वो अपने आदमी जीते और अपना नियंत्रण रहे, ये कोशिश में रहते हैं। और इसी कोशिश के प्रयास में उन्होंने बिपिन गोता को लड़ाया था, जिसको बुरी तरह से जो है वो हरा दिया गया। तो ये दूसरी घटना है भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक गुजरात में हो चुकी है कि अमित शाह के कैंडिडेट को, जिसको भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट दिया गया था, यहाँ तो मैंडेट वाली बात नहीं है कि यह पार्टी का समर्थक उम्मीदवार है, यहाँ तो मैंडेट दिया गया था, उसके बावजूद भी जो वोटर्स थे, कहा यह जा रहा है कि खुद अमित शाह ने एक एक वोटर से फोन पर बात की थी, उसके बावजूद भी वो हार चुके। आज जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, उसमें भाजपा के ही प्रत्याशी के खिलाफ संजीव बालियान को खड़ा करना, पहले तो ये अमित शाह की पॉलिटिक्स नहीं है। अमित शाह कोशिश ये करते हैं कि जब अपने किसी प्रत्याशी को कहीं पर बिठाना हो, तो दूसरे पर इतना दबाव डाल देते हैं कि वो खुद कह देता, राजीव प्रताप रूडी खुद कह देते कि मैं 25 साल से इस क्लब को संभाल रहा था, अब किसी और को संभालना चाहिए, और वो हट जाते। ये नहीं कर पाए, ये पहली उनकी हार है। चुनाव होना ही अमित शाह की पहली हार है। उसके बाद जो है संजीव बालियान को वहां पर चुनाव लड़ाना, उस चुनाव के कैंपेन के अंदर निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति को उतारना, और पार्टी के भीतर के ही दोनों लोग थे, उसके बावजूद भी जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये चुनाव खत्म होने के बाद भी, जिसका उल्लेख अभी अभी अरुण जी ने किया, आखिर में जो ट्वीट किया कि हमारी जीत यही है कि खड़गे साहब और सोनिया गांधी को वोट देने आना पड़ा। तो आपकी हार यह भी है कि अमित शाह के वोट देने के बावजूद भी आप हारे। तो मैसेज ये है कि अमित शाह के समर्थन के बावजूद और पार्टी के प्रयास के बावजूद जो रूडी है वो चुनाव जीते हैं। और आपको पता है कि रूडी वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त जो है वो टेलीविजन का एक फेस था, पार्टी की आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के लिए उनको ही खड़ा किया जाता था, उसका बहुत इंपॉर्टेंट उस वक्त भी था। फिर जो मोदी के युग के अंदर आपको पता है जितने जितने बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुद्धि से दुश्मनी है, उनसे रूढ़ी से दुश्मनी नहीं है। अरुण शौरी साहब हो, यशवंत सिन्हा हो, जितने भी जो है वो सोचने वाले लोग हैं, उनको सोच से डर लगता है।
तो जो भी सोचने वाले लोग हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डियां जो है वो अभी भी मौजूद है, जो आईने के अंदर अपना चेहरा नाक के बिना देख पाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का जमकट लेकर ये दोनों लोग चलते हैं। तो अपने से नीचे लोगों को सारी जगह पर बिठाना है। तो संजीव बालियान इसी प्रकार के व्यक्ति है। हमको पता है किस प्रकार से हिंदुत्व का चेहरा बनाकर उनको खड़ा किया गया था, उनको और संगीत सोम को। फिर उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स बदला और जो स्थिति अभी संजीव बालियान की हुई, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। एक तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो लटका हुआ है। ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ कि इतनी दिक्कत उसके अध्यक्ष के चुनाव के अंदर हो। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उसमें भी ऐसा है, जैसे हमारा जो फोरकास्ट कहता है कि कल बारिश होगी और नहीं होता, हमारे यहाँ हर रोज सूत्र कहते हैं कि 2 दिन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा होगी, फिर जो है वो टल जाती है। तो यहाँ पे वर्किंग प्रेसिडेंट से पार्टी चल रही है, ऊपर भी वर्किंग प्रेसिडेंट से पार्टी चल रही है। उसका मतलब यह है कि जो झटके में निर्णय लेने वाले ये 2 लोग थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उसके नियंत्रण से पार्टी को छुड़ाने की एक कोशिश हो रही है और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा रोल है। खुद संजय जोशी जो बहुत वो स्टेटमेंट नहीं देते, बहुत जो है वो दिखते नहीं है कहीं पर, लेकिन एक प्रक्रिया संजय जोशी भी चला रहे हैं। गुजरात के बहुत सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 1980 से पार्टी के अंदर थे और अब मोदी के युग आते आते धीरे धीरे जो है वो पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया है। वो पार्टी से विरुद्ध में नहीं गए, पार्टी को वो लोग प्यार करते हैं। लेकिन ये जो भाजपा है वो भाजपा हमने देखी थी, वो भाजपा नहीं थे, ये मानने वाले जो लोग हैं उनको बारी बारी संजय जोशी यहां आकर भी मिल रहे हैं और दिल्ली में बुलाकर भी उनके साथ जो है वो वार्ताएं कर रहे हैं। यहाँ 2 मोर्चे खोले गए हैं। एक जो है वो केशुभाई पटेल अस्मिता मंच यहाँ पर खड़ा किया गया है, जिसको केशुभाई पटेल को उतार कर नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से वहां बैठे थे और वहां से संजय जोशी और नरेंद्र मोदी का जो है वो एक टकराव शुरू हुआ था। तो केशुभाई पटेल के नाम से एक राजनीति यहाँ पर शुरू कर दी गई है। दूसरा, जैसे आपने बताया यहाँ ठाकुर और राजपूतों का चल रहा है, ऐसे ही यहाँ एक क्षत्रिय मंच भी खड़ा किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के वोट थे, यानी कि पाटीदार वोट हो या क्षत्रिय वोट हो, कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी के, उसके भीतर जो है वो एक मंच खड़ा किया है। आनंदीबेन पटेल भी जो है वो उत्तर प्रदेश में बैठकर गुजरात के अंदर सीसीटीवी के माध्यम से पूरा देख रहे हैं कि भी अमित शाह का यहाँ पर वर्चस्व न हो जाए। तो पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। हार्दिक पटेल जो अभी अभी जुड़े हैं पार्टी से, वो धमकी दे रहे हैं कि मैं जो है वो रैली निकालूंगा पार्टी के विरुद्ध में, मैं जो है उपवास करूंगा। ऐसे 5 विधायक 2 मंत्री है जो खुलकर पार्टी के करप्शन के ऊपर बोल रहे हैं। इससे पहले ये नहीं होता, उसको कोई रोक नहीं रहा है, ये उससे पहले नहीं होता था। मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एक पीछे से समर्थन मिल रहा है इन लोगों को और इनको हिम्मत मिल रही है। इसके पहले कोई हिम्मत नहीं करता था। नरेंद्र मोदी, यहाँ तो गुजरात में ऐसी स्थिति थी संजीव भाई कि आदरणीय, माननीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय नरेंद्र मोदी, इसमें 4 विशेषण में से कोई एक भी भूल जाता तो कमलम में जो है उनको मुर्गा बनाया जाता था। अब जो है वो स्थिति धीरे धीरे पलट रही है। तो ये 2 लोगों की पार्टी बन गई है। उसकी जो पीड़ा है पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, वो इन 2 लोगों के कब्जे से भारतीय जनता पार्टी को छुड़ाने की एक आजादी की लड़ाई पार्टी के भीतर रही। उससे कोई देश का भला नहीं होने वाला। ये तो एक सांप के हाथ से जाएगी पार्टी, अजगर के हाथ में जाएगी उससे। लेकिन जो हो रहा है वो नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा नियंत्रण इतना कमजोर हो जाएगा कि पार्टी के भीतर विद्रोह होंगे और उनको हम जो है वो टैकल नहीं कर पाएंगे। लोग अपने आप जो है वो बोलने लगे हैं। पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष है वो भी पार्टी के जो संगठन है उसके खिलाफ आवाज लगा रहे हैं। तो ये जब गुजरात में हो रहा है तो आप सोच लीजिए कि जहां से ये दोनों लोगों ने एक राजनीति शुरू की कि भाई हमारे कंट्रोल के बाहर कुछ भी ना जाए, उसी राजनीति को गुजरात से चैलेंज दिया जाए। तो ये दूसरा हार है। मैं कहता हूं ये जो इलेक्शन अमित शाह हारे हैं ये दूसरी बार हुआ है। पहले ये गुजरात के अंदर खो चुका है और ये दूसरी बार हुआ है। तो उसका मतलब बिल्कुल साफ है। देखिए, नरेंद्र मोदी को संकेत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिए। वो कह रहे हैं कि अभी आपको बहुत लंबी इनिंग खेलनी है, अमित शाह के लिए ये कह रहे हैं। अभी आगे आपको बहुत जिम्मेदारियां जो है निभानी है। ये क्राइम पार्टनर है, ये दोनों चाहकर भी अपने आप
एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो उनको एक दूसरों की जरूरत है, लेकिन उन दोनों की जरूरत जो है अब सबको लगता है कि नहीं है हमें, और यही जो टकराव है ये इस स्वरूप से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। मुझे राजेश सर आपसे ये पूछूंगा कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से तो लड़ना होगा ना आपको। हम जनता की अदालत तो जाते रहे, लगातार जा रहे हैं, और हमने सब कुछ खोल के रख दिया। आप तो बहुत सबूतों के साथ है, पहले कहता था इलेक्शन कमीशन। तो उस मोर्चे पे क्या कुछ और ध्यान देने की आवश्यकता होगी? क्योंकि ये तो सामना हम दंड भेद है, गुजरात को आप बेहतर जानते हैं। अंतिम टिप्पणी आपकी, पर मैं अरुण जी पे खत्म करूंगा। देखिए, इससे एक प्रेशर तो बनता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कमिश्नर कुछ भी करे, जो पूरा जो उनका महकम है, जो पूरे अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उस पर एक दबाव बनता है। ये 240 आया, अगर इससे 20-30 कम आ जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा? क्योंकि देश के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जिसमें जब अधिकारी फंसता है तो कोई राजनीतिक लोग जो है उनको बचाते नहीं है। तो और ये लोग तो ये खास कर, ये दोनों तो खास कर, ये तो पल्ला झाड़ लिया करते हैं शायद सबसे हाँ, पहले। तो क्या है, एक प्रकार का प्रेशर बना है। और दूसरा ये हुआ कि पब्लिक के बीच में ईवीएम वाली जो बात थी वो लोगों को पचती नहीं थी, क्योंकि जब तक आप उसको प्रूव नहीं करे टेक्निकली तो लोग कहते थे कि ये तो हार का एक बहाना है। लेकिन ये जो हुआ है वोट चोरी वाला मामला, और इसके अंदर जिस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने, उससे अब लोगों के बीच में ये बात गई है, सारे देश के अंदर बात गई। उन्होंने सवाल जो है कर्नाटक की मतदार यादी से उठाया है, लेकिन पूरे देश के अंदर आप देखिए हर रोज जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट से बात आ रही है कि भाई एक आदमी है, उसके जो है 47 बच्चे हैं, और उस बच्चों में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है। तो बहुत सारी जगह से ऐसी घटनाएं अब आ रही है। अब आप ये कह दो कि ये तो आपके जो है प्रदेश की सरकार है, लेकिन प्रदेश की सरकार किसी भी हो, काम तो जो है वो चुनाव आयोग को करना है। तो गड़बड़ी तो हुई है ना, इस सरकार ने की या दूसरी सरकार ने की, कि गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी जो है वो चुनाव आयोग नहीं बता पाया, उसको कोई आदमी बता रहा है कि भाई ये गड़बड़ियां हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कोर्ट कोर्ट घूमना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, इलेक्ट्रो बॉन्ड के मामले में हमने देखा कि आप चोर भी है, आप गैर कानूनी रूप से उगाई भी करते हैं, लेकिन उस पैसे को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार की बात, जो वाटर फ्रेंडली बात कर रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, आप पीएम फ्रेंडली आरती जो है वो दूसरी बार देख सकते हैं। तो इससे बहुत कोई आशा नहीं है। जो भी है वो जनता का दबाव इससे बनेगा। लोग जो है इस बात को अब मान रहे हैं कि ना कुछ ये गड़बड़ियां हो रही है। जो ईवीएम पर लोग जो है वो सहमत नहीं होते थे, वो सारे लोग इस बात पर सहमत हुए हैं। और जब सहमति बनती है और शंका जो है वो मजबूत होती है लोगों के बीच में, तो एक प्रकार का जो दबाव है वो भाजपा पर भी बनेगा, और जो है इलेक्शन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ भी बनेगा।